नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर विल के बारे में मैं आपको एक एक जानकारी देने के लिए आया हूं। आपको पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी जो जानकारी मेरे द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा और कोई वकील आपको नहीं बताएगा और कोई यूट्यूब चैनल आपको ये बात क्लियर रूप से विल्स के रिगार्डिंग, वसीयत के रिगार्डिंग नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात क्लैरिफाई करी है कि अगर कोई भी विल यानी कि वसीयत बनाई जाती है और वो वसीयत प्रॉपरली एग्जीक्यूट करी गई है, प्रॉपरली अटेस्ट करी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो विल है, ये जो वसीयत है, ये अपने आप में वैलिड विल है, ये अपने आप में कानून की नजर में वैलिड वसीयत है, ये हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नई बात बोली है 2025 के अंदर? ये अपना जजमेंट आपको ऑफिशियली दिखाई दे रहा होगा। जजमेंट का नाम है लियन कोल्हो एंड अदर्स वर्सेस मायरा फिलोमिना और कोल्हो 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, सर ये 2025 आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो जजमेंट है ये पास करा गया है 2 जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये जजमेंट अपना 2025 जनवरी के अंदर ये अपना पास करा गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात क्लैरिफाई करी है कि अगर कोई भी विल एग्जीक्यूटेड है तो अपने आप के अंदर ये माना नहीं जाएगा कि कानून की नजर में वो वैलिड विल है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, भाई जब मैं अपनी विल बना रहा हूं, वसीयत बना रहा हूं, तो क्या वो वसीयत को मेरे को रजिस्टर कराना जरूरी है? पहली बात। और एक वैलिड तरीके से मेरी वसीयत कैसे बनाई जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब ये वसीयत कोर्ट में जाएगी तो जो जज साहब हैं उनके सामने क्या क्या पॉइंट्स रेज करने पड़ेंगे ताकि मेरी जो वसीयत है वो कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर वैलिड तरीके से मानी जाए और कोर्ट लेटर ऑफ प्रोबेट मेरे फेवर में जारी कर दे। अब ये लेटर ऑफ प्रोबेट क्या होता है इसके बारे में भी हम छोटी सी बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। सबसे पहली बात यहां पर याद रखना, जब भी कोई अपनी वसीयत बनाई जाती है, जब भी कोई अपने आप में विल बनाई जाती है, अब ये विल जो है अपने आप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये कहीं पर नहीं लिखा है, याद रखना। ठीक है, ये विल जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। अगर मेरी विल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वैलिड विल मानी जाएगी। एक बात को याद रखना, वो वैलिड अपने आप में विल है, वैलिड वसीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को जीवन भर याद रखना। अब रजिस्टर्ड कराना है तो मैं अगर अपनी वसीयत बना रहा हूं तो मेरे ऊपर ये मन करेगा, मेरा मन कर रहा है मैं अपनी वसीयत को रजिस्टर कराऊं तो ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी वसीयत को रजिस्टर नहीं कराऊं तो ठीक है। याद रखना मेरी बात। एक बात ये क्लैरिफाई हो गई। साथ में विल को अपने आप में अटेस्ट कराना बहुत जरूरी है। विल का अपने आप में अटेस्टेशन कराना बहुत जरूरी है, यह मैंडेटरी है। अब अटेस्टेशन कितने लोगों से? मिनिमम 2 लोग एटलीस्ट आपके जो है विल को अटेस्ट करे होने चाहिए। मिनिमम 2 अपना लोग होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, ये 2 लोग मिनिमम होने चाहिए जब आप अपनी अटेस्टेशन करा रहे हो। आपको अगर चाहिए कि सर ये कौन से कानून के अंदर बात लिखी हुई है वगैरह वगैरह, तो आप ये अपना सेक्शन पढ़ सकते हो, सेक्शन नंबर 63 हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट का। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन नंबर 63 के अंदर इस बात को क्लैरिफाई करा हुआ है कि अगर आप कोई भी वसीयत बना रहे हो तो भैया उस वसीयत को पहला काम यह करना, अटेस्ट जरूर करवाना। अटेस्ट मतलब कि 2 लोगों के द्वारा। अटेस्टिंग विटनेस कौन होते हैं? अटेस्टिंग विटनेस का मतलब यही होता है कि मेरे सामने विल बनाई गई है और जो टेस्टेटर था, यानी कि जो व्यक्ति विल बना रहा होता है उसको बोलते हैं टेस्टेटर। ठीक है, तो जो टेस्टेटर था उसने होशो हवास में, साउंड माइंड था, लिखना पढ़ना जानता था और उसने अपने होशो हवास के अंदर ही विल बनाई है और मेरे सामने ही विल बनाकर उसने अपने सिग्नेचर करे थे, एग्जीक्यूट करा था अपनी विल को और मेरी आंखों के सामने हुआ था। सारे दस्तावेज पढ़ने के बाद में विल के अंदर लिखी हुई बातें जो थी वो मैंने पढ़ी एज अ टेस्टिंग विटनेस और मेरी नॉलेज में थी, मेरी नॉलेज के अंदर ही साइन करे। अब मैं ये सारी जानकारियां जब मुझे मिल चुकी हैं तब मैं अपना टेस्टिंग विटनेस के तौर पे सिग्नेचर कर देता हूं, काम खत्म हो जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि क्या मुंह जबानी विल बनाई जा सकती है? मैं बोलूं आज से मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ए नाम के व्यक्ति को मिल जाए, ये मैं ओरली बोल रहा हूं, वर्बली बोल रहा हूं, तो क्या ओरल या वर्बली विल होती है? ऐसी कोई विल नहीं होती। विल हमेशा क्या होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए। यह बात को जीवन भर याद रखिएगा, विल हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए। अगर विल राइटिंग में नहीं है तो भैया आप कोई भी कानूनी ताकत लगा लो, आपकी विल कभी भी जीवन में वैलिड नहीं मानी जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अटेस्टिंग विटनेस का काम क्या होता है? मैंने काम बता दिया। अब अगर मान लेते हैं जो ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने अपनी विल बनाई है, अपनी विल रजिस्टर करानी है, कराए, नहीं करानी, नहीं कराई, ये ए नाम के व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसका मन है अपना। अब ये जो विल है अपने आप में अटेस्ट होनी चाहिए मिनिमम 2 लोगों के द्वारा। अब 2 लोग कौन थे? मान लेते एक एक्स नाम का व्यक्ति था अटेस्टिंग विटनेस और एक डब्ल्यू नाम का व्यक्ति था अटेस्टिंग विटनेस। समझ में आ गई? अब ये 2 लोगों ने अपना अटेस्टिंग कर दिया। अब ये विल को हम काम में कब लाएंगे? कानून के अंदर इस विल का काम कब आएगा? जब ए नाम का व्यक्ति मर जाएगा। अब जब ए नाम का व्यक्ति मर जाएगा, उसमें विल में लिखा हुआ भैया मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जो है सारी बी नाम के व्यक्ति को और जेड नाम के व्यक्ति को दे दी जाए।
मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को और जेड नाम के व्यक्ति को दे दी जाए, तब ए नाम का व्यक्ति मर जाएगा जब ही अपना विल के जरिए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। अब जब आधी प्रॉपर्टी बी को मिल जाए और आधी प्रॉपर्टी जेड को मिल जाए, जब बी नाम का व्यक्ति बोले अच्छा भैया आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, जेड बोल रहा है हाँ हाँ आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, अब कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, तो अपना कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, आधी प्रॉपर्टी बी नाम का व्यक्ति घर लेके चला जाएगा, आधी प्रॉपर्टी जेड नाम का व्यक्ति घर लेके चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कानूनी दस्तावेज या कोई कानूनी डिस्प्यूट या कोई भी कोर्ट केस आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे लड़ाई झगड़ा कब चालू होता है, जब बी नाम का व्यक्ति बोले नहीं 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 मेरे को तो 60% मिलना चाहिए, या नहीं 70% मुझे मिलना चाहिए, 30% जेड को मिलना चाहिए। वहीं वाइस वर्सा अगर जेड बोले नहीं नहीं सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, बी नाम का व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करता था, उसके तो कोई संबंध थे ही नहीं, बहुत बैड रिलेशन थे ए नाम के व्यक्ति के साथ में वगैरह वगैरह। अब यहां पे या तो बी नाम का व्यक्ति विल को चैलेंज करेगा या जेड नाम का व्यक्ति विल को चैलेंज करेगा कि यह विल वैलिड विल नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो मेरे को मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पे लड़ाई चालू होगी, अब ये मामला जाएगा कोर्ट में। तो जज साहब के सामने अगर आप एक बात बोलोगे, जज साहब ये जो विल है ना ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड थी, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराई गई थी, तो जज साहब जो विल के अंदर बातें लिखी है ना सारी प्रॉपर्टी बी को मिलनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी जेड को मिलनी चाहिए, आधी आधी मिलनी चाहिए, जज साहब ये बात विल के अंदर जो लिखी हुई है सच्ची बात है। और जज साहब क्या बोलेंगे, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो। नहीं, जज साहब हमेशा ये जीवन में याद रखिएगा, जब भी आप कोर्ट में विल को कोर्ट में लेकर जाओगे, चैलेंज करोगे कि ये विल के अंदर बातें ऐसी ऐसी लिखी हुई है, या विल अपने आप में झूठी विल है, या जो टेस्टेटर है वो विल बनाते टाइम अपना साउंड माइंड नहीं था, उन सभी के हर एक केस में आपको विल को प्रूव करना पड़ेगा कि विल आपकी वैलिड विल है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब इससे मतलब नहीं है कि आपकी विल रजिस्टर्ड थी, इससे मतलब नहीं है आपकी विल अटेस्टेड थी, 2 अटेस्टिंग विटनेस थे वगैरह वगैरह, तब भी अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है या नहीं है, अटेस्टेड है, अटेस्टेड तो खैर मैंडेटरी, अटेस्ट तो कराना जरूरी है, याद रखना मैं हमेशा जीवन में, तो तब भी आपको अपनी विल को प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो विल है, जो टेस्टेटर की विल है वो वैलिड विल है। अब प्रूव कैसे करूंगा मैं, सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि अब विल को प्रूव करने के लिए बारी आएगी, तो अब विल को हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम। सबसे पहली बात, जैसा आपको मैं बोलूंगा जैसा ये पर्टिकुलर विल है, इस पर्टिकुलर विल के अंदर सारी प्रॉपर्टी ए नाम के व्यक्ति की बी को दी जाती है या जेड को दी जाती है, या आधी आधी प्रॉपर्टी बी और जेड को दी जाती है। देखो जैसा ये लाइन में यहां विल में लिखी हुई है बात। अब जैसा बोलेंगे विल को प्रूव करिए। अब विल को प्रूव सबसे बढ़िया तरीके से कैसे करा जाएगा, कौन व्यक्ति ये बात जानता है कि विल अपने आप में प्रॉपर है, विल के अंदर लिखी हुई बातें प्रॉपर हैं, और टेस्टेटर के सामने टेस्टेटर जब विल बना रहा था सामने कौन खड़ा हुआ था, अटेस्टिंग विटनेस। तो सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, अटेस्टिंग विटनेस को। अब अटेस्टिंग विटनेस दोनों के दोनों आने जरूरी है नहीं, एटलीस्ट एक व्यक्ति आ जाए, या तो एक्स नाम का व्यक्ति आ जाए कोर्ट के सामने प्रूव करने के लिए, जैसा मेरे सामने ही विल बनाई गई है और मैं सारी बातें जानता हूं। हाँ, विल के जब टेस्टेटर विल बना रहा था होशो हवास में उसने अपनी सारी जायदाद बी या जेड के नाम करी थी, या दोनों के नाम करी थी, या जैसे मर्जी है, ये बातें मेरे सामने होशो हवास में लिखी हुई, देखो जैसा मेरा सिग्नेचर भी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए, एज द केस में भी। लेकिन एक बात बताओ, अगर हो सकता है कि ए नाम का व्यक्ति भाई 50 साल के बाद मरा, उसने 50 साल पहले अपनी विल बना दी हो, 50 साल के बाद मरा, और ये जो टेस्टिंग विटनेस थे एक था 60 साल का, एक था 70 साल का। अब 50 साल के बाद जब ये विल कोर्ट में जाएगी तो उम्मीद है ना यार ये दोनों मर चुके होंगे, हाँ है ना। अब कैसे विल को प्रूव करोगे। अब इसके बाद आप ये वाला मेथड तो हम अपना प्रूव नहीं कर सकते, दूसरा मेथड आप ये प्रूव कर सकते हो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आप प्रूव करोगे। अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाओगे कि वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा कि जो विल लिखी गई है, जो सिग्नेचर है विल के ऊपर और जो टेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर हैं, तो क्या वो असलियत में टेस्टेटर के सिग्नेचर हैं, क्या वो असलियत में टेस्टिंग विटनेस के सिग्नेचर हैं। तो वो जांच करेगा पुराने कोई दस्तावेजों को, राइटिंग को ध्यान में रखते हुए और सिग्नेचर को ध्यान में रखते हुए, तो उस बात से आप अपनी विल को अपना प्रूव कर सकते हो। या फिर इससे भी मामला नहीं बन रहा है, एडमिट करा हो, एडमिशन, वो बात आप प्रूव कर सकते हो कि ए ने कभी किसी को बोला हो अरे यार मैंने ना अपनी विल बनाई है और अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद जो है ना वो बी के नाम कर दी है, जेड के नाम कर दी है, कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी बी या जेड को मिल जाए। एज अ केस में भी मैंने भी परसों विल बना के आ रहा हूं भाई मैं, ठीक है। तो एडमिशन आप प्रूव कर सकते हो, कोई अन्य विटनेस के तौर पे आप किसी व्यक्ति को प्रोड्यूस करोगे जिसके सामने ए नाम के व्यक्ति ने एडमिट करी हो ये पर्टिकुलर फैक्ट को, अपने मुद्दे को, अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए एक ये आप दस्तावेज अपना पेश कर सकते हो। या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति को आप पेश कर सकते हो जिसमें और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की बात को और पुख्ता करने के लिए आप एक ऐसे विटनेस को प्रोड्यूस कर सकते हो जो विटनेस ए नाम के व्यक्ति की जो टेस्टेटर है उसकी हैंडराइटिंग को जानता हो। जैसे कि आप लोग मेरी बोर्ड पे राइटिंग देख रहे हो, ये मेरी राइटिंग है, आप लोग ध्यान समझ पा रहे हो।
तो आप में से कोई व्यक्ति विटनेस बन सकता है? हाँ, हम जो आयुष सर की हैंडराइटिंग को जानते हैं, वो लिखने की बनावट कैसे रखते थे हम जानते हैं, हमने कई सालों से उनकी हैंडराइटिंग को देखी है। तो आप में से भी कोई आप में से भी कोई विटनेस बन के आ सकता है मेरी हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए? बिल्कुल आ सकता है। तो यार सिग्नेचर के अंदर ये सिग्नेचर ए नाम के व्यक्ति का है नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप में से कोई भी विटनेस को प्रोड्यूस करा जा सकता है। बी, कोई भी विटनेस लेकर आ सकता है सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए। बताओ हाँ है ना? और आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला सकते हो, जैसे कि अगर ए नाम के व्यक्ति ने कोई सेल डीड भी कभी जीवन में बनाई होगी तो इंस्ट्रूमेंट भी आप कोई और ला सकते हो। देखो जैसा आप से इंस्ट्रूमेंट इसने प्रोड्यूस करा, इसका सिग्नेचर ये है और इसका सिग्नेचर विल के ऊपर भी ऐसा ही है। इसके एक ऐसा दस्तावेज ला सकते हो जिससे जैसा आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं दस्तावेजों का ध्यान में रखते हुए कि हाँ ये टेस्टेटर का सिग्नेचर है या नहीं है। और मान लेते हैं कि जब विल अपनी बनाई जा रही थी, अटेस्टिंग विटनेस तो एक्स और वाई है ही, एक पी नाम का व्यक्ति भी था जो ये सब होते हुए देख रहा था कि ए नाम का व्यक्ति विल बना रहा है और एक्स नाम का व्यक्ति अटेस्टिंग विटनेस है, डब्ल्यू नाम का व्यक्ति अटेस्टिंग विटनेस है। ये पी नाम का व्यक्ति अपना देख रहा है, हाँ हाँ कौन क्या कर रहा है, किसने सिग्नेचर करा, क्या बातें चल रही हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक आई विटनेस को भी बुलाया जा सकता है? आई विटनेस को भी आप बुला सकते हो अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए? बताओ हाँ है ना? तो ये सब मेथड्स होते हैं कि अगर मेरे को अपनी विल कोर्ट में प्रूव करनी है और 100% आपको ये प्रूव करनी ही पड़ेगी। याद रखना, आपकी विल अपने आप में रजिस्टर्ड है, एग्जीक्यूटेड है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोर्ट में जाके अपनी अपने विल को अपना एनफोर्स करा सकते हो, क्योंकि एनफोर्स तो जब भी होती है जब टेस्टेटर मरेगा, हाँ है ना? मरने के बाद ही तो अपनी विल को आप एनफोर्स करा सकते हो। तो इसीलिए इस बात को आप गौर से समझिएगा, ठीक है? और जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, ये सेक्शन ये सारी बातों को रेफरेंस के लिए आप सेक्शन नंबर 67, 68, 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रेफर कर सकते हो। साथ में सेक्शन नंबर 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे अदर एविडेंसेस होते हैं जिसकी मदद से आप ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी विल जो है 100% वैलिड है। और जैसा आप विल के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं वो वैलिड है, तो विल के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उसके तहत आप जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मेरे नाम पे 50% प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम पे 50% दीजिए, 50% जेड को दीजिए। ये जेड लालची व्यक्ति है, ये सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, बट जैसा मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया है ये प्रॉपर विल को, तो उसके बेसिस पे आप मेरे नाम पे विल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और भी बतेरे जजमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग जो ये बात को हमारी मजबूत करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो बात बोली है वो एक नॉर्मल सी बात है, ये सब लोग जानते हैं जो अपना वकील लोग हैं, ये बहुत बेसिक बात है। बट मेरे को लगता था कि हमारे YouTube के अंदर या लोगों के अंदर जानकारी बहुत कम होती है और बहुत लोगों को वकीलों के द्वारा परेशान भी करा जाता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। बट मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया कि आपके दिमाग में ये पॉइंट्स अगर दिमाग में आपके होंगे तो आप विल बनाते टाइम कोई गलती नहीं करोगे, विल को प्रूव करते टाइम कोई गलती नहीं करोगे। विल अगर चैलेंज करनी है तो निडर होके आप अपने बस इन पॉइंट्स को कोर्ट में प्रूव कर दो। ये अपने वकील को बोलो कि भैया ये पॉइंट्स मेरे को मेरे लिए इकट्ठे करने में, इन दस्तावेज, इन सबूतों को, इन एविडेंसेस को, इन विटनेसेस को इकट्ठा करने में भैया मेरा टाइम लगाओ, बात खत्म। जल्दी पहली हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग, तीसरी हेयरिंग तक आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। तो आप अगर इस पे थोड़ा ध्यान लगाओगे तो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई पॉइंट्स हैं या मुझे आगे चल के ऐसा लगेगा कि मेरे द्वारा कोई पॉइंट रह गया है बताना, तो मैं कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको इनकल्परेट करके मैं और चीज ऐड ऑन कर दूंगा, यही चीज को रिपीट कर दूंगा, प्लस जो चीज मेरे को लगता है कि रह गई होगी वो आगे चल के हम देख लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है एक बारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट रेज करिएगा। और जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं मैं उनका आंसर पक्का देता हूं, ठीक है? और कोई भी आपको सजेशन हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। साथ में हमारा जो है चैनल के ऊपर हमारा एक एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे। जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने बहुत बढ़िया डिस्काउंट निकाला हुआ है, 55% डिस्काउंट सारे के सारे बैचेस के ऊपर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बैच है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बैच है, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच है, पूरा का पूरा फैमिली लॉ का बैच है। इसमें पूरा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आपको देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट के लिए आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो अगर कोई भी बैच आपको चाहिए सभी के ऊपर 55% डिस्काउंट है। एप्लीकेशन डाउनलॉड करनी है आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो, सभी जगह पे आप अपना क्लासेस अटेंड कर सकते हो और अपनी जुडिशरी की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।